जय हिंद। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए। लुसेंट सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज का हम ये बुक लाए हैं। इसमें आज मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ये सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, लाभदायक है। आप हर एग्ज़ाम में इस बुक को रिफ़र कर सकते हैं। इससे 5 से 10 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में रहते हैं। और बिहार के अगर एग्ज़ाम का बीपीएससी, दरोगा, सीडीपीओ इत्यादि एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये पुस्तक रामबाण है। आप इसकी मदद ले सकते हैं। इसका हम लोग मॉडर्न वाला टॉपिक देखेंगे आज। ये आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री है, उसी से हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन में, जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे हुए बीपीएससी के थ्रू अगर तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमने जो बीपीएससी क्वेश्चन बनाए हैं उसको हाईलाइटेड के बगल में बीपीएससी लिख दिए हैं। स्टार्ट करते हैं। उत्तरकालीन मुगल सम्राट उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य और उनके संस्थापक की बात करें तो अवध जो है इसके संस्थापक सआदत खां हैं, हैदराबाद के संस्थापक चिनकिलिस खां या निज़ामुल मुल्क आसफ जाह हैं, रुहेलखंड के संस्थापक वीर दाऊद अली मोहम्मद खां हैं, बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां हैं, कर्नाटक के संस्थापक सादुतुल्ला खां हैं, भरतपुर के संस्थापक चूड़ामन एवं बदन सिंह हैं। भरतपुर, चूड़ामन और बदन सिंह ने स्थापना किए थे। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहानुल मुल्क की उपाधि देते हैं। ये शाह आलम जो मोहम्मद है, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहानुल मुल्क की उपाधि देते हैं। सआदत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज़्ज़म था। बहादुर शाह का पहले का नाम क्या था? मुअज़्ज़म था। बहादुर शाह को शाह बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता है। बहादुर शाह को शाह बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता है। जहांगीर शाह अपने शासनकाल में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। जहांगीर शाह मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। आपको बताते हैं सैयद बंधु जो है ये शासक बनाते थे और किसी शासक को हटाते थे भी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सैयद बंधु को शासक निर्माता के नाम से जाना जाता था। कौन से मुख्य नेता थे? हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां। जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। कैसे याद रखेंगे? जौ लो जल रखेंगे, जौ से जहांगीर शाह, लो से लंपट मूर्ख रखेंगे। फर्रुख शेर को मुगल का घृणित कायर कहा जाता है। घृणित कायर किसको? फर्रुख शेर को कहा जाता है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह का टाइटल देते हैं। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की है। मोहम्मद शाह, मर लिखेंगे, मौ से मौर और मर, सपोज मौ से मोहम्मद शाह, रौ से रंगीला बादशाह, याद रखेंगे। तुरानी सैनिकों हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर देती है। तुरानो शहर जो सैनिक हैं हैदर बेग, ये सैयद बंधु को 1720 ईस्वी में हत्या कर देते हैं। मोहम्मद शाह के शासन में ही हैदराबाद के चिनकिलिस खां ने निज़ामुल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। हैदराबाद के कौन? चिनकिलिस खां निज़ामुल मुल्क का टाइटल लेते हैं और हैदराबाद की स्थापना करते हैं। हैदराबाद जो है इसकी स्थापना तुरानियों ने और अवध की स्थापना ईरानियों ने की है। हैदराबाद की स्थापना तुरानी लोग के थे और अवध की स्थापना ईरान के लोगों ने की है। ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। उस समय दिल्ली का सम्राट शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगर भारत का नेपोलियन की बात करें तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते ताउस, पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा को लेकर फारस वापस लौटते हैं। नादिर शाह क्या करते हैं? शाहजहां के द्वारा जो बनाया गया है तख्ते, उसको लेकर के कहाँ चले जाते हैं नादिर शाह? तो देखिएगा
ये पीकॉक थ्रोन को लेकर और कोहिनूर हीरा को लेकर के फारस लौट जाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। फिर देखते हैं तख्ते ताउस मयूर सिंहासन की बात करें पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल शासक कौन है। ये अंतिम मुग़ल शासक होते हैं मोहम्मद शाह। तख्ते ताउस पर जो है मोहम्मद शाह अंतिम याद रखेंगे। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासनकाल में 1803 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया। अंग्रेज़ों ने कब दिल्ली पर कब्ज़ा करता? 1803 में। पानीपत की तीसरी युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुई। इस युद्ध में मराठों की हार होती है, अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं। नोट कहता है अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया है। अब देखेंगे कुछ उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट की बात कर लें। देखेंगे बहादुर शाह जो है 1707 से 1712 लगभग 5 साल ये इसका ड्यूरेशन रहा। जहांगीर शाह 12 से 13 1 साल ही टाइम रहा। फर्रुखशेर 1713 से 1719 इसका 6 साल रहा टाइम ड्यूरेशन। मोहम्मद शाह 1719 से 48 तो ये लंबा टाइम रहा इसका, देख लीजिएगा। अहमद शाह 1748 से 54 ये भी छोटा ये हो जाएगा 50, ये भी 6 साल रहे हैं। फिर आलमगीर दूसरी जो है 1754 से 1759 तक रहे हैं। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 के काल में। अकबर दो 1806 से 1837 के काल तक। बहादुर शाह जफ़र ये अंतिम है मुग़लकालीन सम्राट में। तो बहादुर शाह जफ़र जो है 1837 से 1857 तक इसका कालावधि रहता है। गुलाम कादिर खां ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी। बहादुर शाह जफ़र अंतिम मुग़ल सम्राट था। इन्होंने 1897 में भी योगदान दिया है। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र को बंदी बना लिया और बंदी बना करके रंगून भेज दिया। रंगून कहाँ पे? म्यांमार। रंगून बर्मा रहता हो सकता है मे भी, तो देखेंगे ये रंगून भेज देता है। इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। फिर देखेंगे लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफ़र ने बनवाया था। लाल किला स्थित हीरा महल को किसने बनाया था? बहादुर शाह जफ़र ने बनवाया था। मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफ़र के समय ही दिल्ली में रहते थे। ये जो मिर्ज़ा गालिब के समय ही, मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब बहादुर जफ़र के ही समय में दिल्ली में रहते थे। इसका ड्यूरेशन क्वेश्चन कहा जाता है। मिर्ज़ा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। हयात बख्श बाग लाल किला में स्थित है। ये जो बाग है कहाँ पर स्थित है? लाल किले में ही स्थित है। अब भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन की बात करें। 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच एक समुद्री मार्ग की खोज करते हैं। वास्को डी गामा कब आते हैं? 1498। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इस यात्रा में वास्को डी गामा ने गुजरात के पथ प्रदर्शक, इसका नाम है अब्दुल मनीद, ने सहयोग किया था। अब्दुल मनीद ने सहयोग किया था। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाल वायसराय बनकर आते हैं। प्रथम पुर्तगाल वायसराय याद रखेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1509 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाल का वायसराय बना। इसने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। कौन है? फ्रांसिस्को अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाल का वायसराय बनते हैं और 1510 में बीजापुर के जो यूसुफ आदिल शाह शासक थे उससे गोवा को छीन लेते हैं। फिर देखेंगे पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोलते हैं। कोचीन में याद रखेगा, पुर्तगाल के द्वारा पहली जो कोठी खोला जाता है व्यापार करने के लिए, ये कोचीन में याद रखेंगे। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आते हैं। पहली डच यात्री कॉर्नेलियन हाउटमैन 1506 में भारत में पूर्वी सुमात्रा में पहुंचा। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कॉर्नेलियन हाउटमैन 1596 में भारत के पूर्व सुमात्रा में पहुंचा। और डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपना स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। अब देखेंगे कुछ कंपनी और कब इसकी स्थापना होती है। पुर्तगाली की स्थापना होती है 1498 में। अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में होती है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में होती है।
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में होती है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में होती है। एक ट्रिक है कैसे होता है, सपोज डैड अडा, ड से पुत्र अडा, पुत्र अडा, पुत्र से पुर्तगाल, फिर बोलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर ड से डच डैनिश हो जाएगा, फिर फ्रांसिस्को हो जाएगा, फिर लास्ट में स्वीडिश हो जाएगा। ये ट्रिक होता है, इसको याद रखें। डैड पुत्र अडा, डैड फंसा, सा से स्वीडिश, स्वीडिश 1731 में, पुत्र से पुर्तगाली 1498 सबसे पहले आते हैं। अब याद करेंगे, देखेंगे डचों ने भारत में पहला बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे, वेतन से काम करने वाले को रखे। डचों ने भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेज़ों और डचों के मध्य वेदरा का युद्ध, याद रखिएगा, इसके बीच होता है। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेज़ों और डचों के मध्य वेदरा का युद्ध से हुआ है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाले प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम का राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज़ रेड ड्रैगन है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला जहाज़ कौन था? रेड ड्रैगन। 16 से 11 में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने मुसलीपट्टिनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1611 में जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त देते हैं। कौन है ये? जहांगीर हैं। पूर्वी तट पर अंग्रेज़ों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी मुसलीपट्टिनम में 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 में व्यापारिक कोठी स्थापना की। पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। ये प्रयास सफल 1613 में हुआ है। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने जहांगीर और खुर्रम शाहजहां से अंग्रेज़ों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हो गया। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों का एक सुनहला फरमान गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया और वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया और वहीं एक किलाबंदी कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई का बंदरगाह बम्बई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 में अंग्रेज़ों ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटा करके बम्बई को बना लिया। गोराल्ड ओंगियार 1659 से 77 के बीच सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की। बम्बई शहर की स्थापना कौन करते हैं? गोराल्ड ओंगियार। फिर कोलकाता का जॉब चार्नक। बंगाल के शासक शाह सूजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। 1698 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानुती, कालीकट, गोविंदपुर की ज़मींदारी 1200 रुपया में भुगतान कर प्राप्त की और यहां पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉब चार्नक ने रखी थी। कोलकाता की स्थापना नींव रखने वाले कौन है? जॉब चार्नक। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है।
भारत में फ्रांसीसियों की पहली बैठक फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में स्थापित 1668 में की गई थी। 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंक टिम मार्टिन ने वालीकोंडपुर के सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी कहलाया। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था और 1748 में ला शापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है 1748 ईस्वी में। 1746 में स्टार्ट होती है, 1748 में फिनिश खत्म हो जाता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर के 1754 में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार होती है, उसे वापस बुला लिया जाता है और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया जाता है। पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में युद्ध विराम के साथ होता है, दूसरा कर्नाटक युद्ध के बाद। फिर नेक्स्ट देखेंगे कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 में शुरू हुए थे। सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंग था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयुड के नेतृत्व में वान डिवाश की लड़ाई फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, देख लीजिएगा। 1760 में अंग्रेजी सेना ने आयरकुट को नेतृत्व में वान डिवाश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बहुत बुरी तरीके से हरा देते हैं। 1761 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी से छीन लेते हैं। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेज़ों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा देते हैं, जो 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न था, इसलिए इस ओर अंग्रेज़ों ने ध्यान दिया। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शिद कुली खां ने अपने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित की। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकाबीरिन खेती करने के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद शाह शुजाउद्दीन हुआ। मुर्शिद कुली खां का दामाद शुजाउद्दीन हुआ। 1740 इसमें गिरिया का युद्ध में सरफराज को मार करके बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर देते हैं। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला इसका दामाद हुआ, जो सिराजुद्दौला है। आइए बंगाल के नवाब की बात करें तो मुर्शिद कुली खां 1713 से 1727, शुजाउद्दीन 1727 से 1739, सरफराज खां 1739 से 1740, अलीवर्दी खां का जो काल है 1740 से 56 तक है, सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक, मीर जाफ़र 1757 से 1760, मीर कासिम 1760 से 1763, मीर जाफ़र 1763 से 1765 ईस्वी तक इसका काल है। निज़ामुद्दौला 1765 से 1766 इसका काल है। शैफुद्दौला 1766 से 1770 इसका काल है। मुबारकुद्दौला 1770 से 1775 इसका काल रहा है। आइए एक बहुत बड़ी घटना है, इसको क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लैक होल ट्रेजेडी इसको जानते हैं। 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रासदी ब्लैक ट्रेजेडी नामक घटना घटी। इस घटना के रचयिता जेड हावेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज़ व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा निकले थे। इसको क्या कहते हैं? ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल की काली घटना। फिर देखेंगे इससे अंग्रेज़ों में बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया था। बीपीएससी का क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज़ों के सेनापति थे। ये सेनापति पूछा जाता है रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। जो घटना घटा था ब्लैक होल का के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफ़र की धोखाधड़ी से के कारण पराजित हो जाता है और अंग्रेज़ों ने इसको मार भी देते हैं। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना देते हैं, क्योंकि मीर जाफ़र से इसके सेनापति से सिराजुद्दौला के सेनापति से गठबंधन कर लेता है, मेल मिलाप कर लेता है। फिर देखेंगे प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदन
के नेतृत्व में एक छोटी सेना बनाकर वफादार रही। मीर मदान लड़ते ही मारा गया। पलासी भागीरथी नदी के किनारे है। पलासी कहाँ पर है? भागीरथी नदी के किनारे है। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर अंग्रेज़ों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, कौन सा जगह? मुंगेर स्थानांतरित करता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। कौन सा नवाब है? मीर कासिम जो है बंगाल से अपनी राजधानी, क्योंकि इसको डिस्टर्बेंस अंग्रेज़ों का पता चल गया था कि अंग्रेज़ का क्या पर्पस है, मकसद क्या है। बंगाल राजधानी का क्रम है, सबसे पहले ढाका इसकी राजधानी होती थी, फिर मुर्शिदाबाद, फिर मीर कासिम ने मुंगेर लाए हैं। बक्सर का युद्ध, ये भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों और मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज़ विजय हुए। इस युद्ध में अंग्रेज़ के सेनापति हेक्टर मुनरो थे। हेक्टर, देखेंगे, याद रखेंगे, बी से बक्सर का युद्ध, एम से मुनरो, हेक्टर मुनरो याद रखेंगे। इसके बाद ध्यान देते हैं अंग्रेज़ों के मैसूर के संबंध में। बंगाल के बाद अब आते हैं अंग्रेज़ का। अब मैसूर को क्या करेगा? मारेगा, पीटेगा, फाइटिंग करेगा, युद्ध करेगा, लड़ाई करेगा। इसी तरह से मैसूर पर अपना कब्जा जमाएगा। फिर देखेंगे मैसूर, अंग्रेज़ों के मैसूर से युद्ध। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बनते हैं। हैदर अली की मृत्यु 1782 में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण करते हैं। इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाते हैं और साथ ही जैकोबियन क्लब की भी स्थापना करते हैं। कुछ युद्ध देख लें। सपोज कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक किसके गवर्नर काल में? तो वेंसिटार्ट काल में। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 वारेन हेस्टिंग के काल में। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 कॉर्नवालिस इसके गवर्नर थे इस टाइम में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के काल में होते हैं। इस युद्ध में मराठा, हैदराबाद के निज़ाम और अंग्रेज़ों की संयुक्त सेना मैसूर की तरफ लड़ रही थी। मैसूर की तरफ कौन लड़ रही थी? मराठा, हैदराबाद के निज़ाम और अंग्रेज़ों की संयुक्त सेना के खिलाफ लड़ रही थी। फिर देखेंगे टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई थी। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछेगा, टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि टीपू के राष्ट्रीय झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। इस 1760 में वांडीवाश का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज़ों की सेना ने आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व में वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित कर देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण संधियां देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 में। तो 69 में एक संधि होती है, उसको बोलते हैं मद्रास की ट्रीटी ऑफ मद्रास की संधि 1769 में होती है। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि ट्रीटी ऑफ मंगलोर 1784 में, क्योंकि 80 से 84 के बीच युद्ध चलता है। थर्ड एंगल मैसूर युद्ध होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में ये संधि होती है। चौथा में तो टीपू सुल्तान मारा जाता है, कोई संधि नहीं होती है। सिख और अंग्रेज, अब आइए अंग्रेज़ों का सिख से क्या टकराव होता है, क्या संघर्ष होता है। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक प्रथम गुरु हैं, जिस गुरु नानक अनुयायी ही सिख कहलाते हैं। ये बादशाह एवं बाबर हुमायूं के समकालीन थे। ये बादशाह बाबर और हुमायूं के टाइम के गुरु नानक रहे थे। 1496 की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास होता है। कार्तिक पूर्णिमा में गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर सगत, धर्मशाला, पंगत, लंगर स्थापित किए। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की 1568 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद 1539 से लेकर के 52 सिखों के दूसरे गुरु रहे। इसका प्रारंभिक नाम लहना था।
उन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। गुरु लिपि लेखक जो गुरु लिपि का आरंभ किया है, गुरु अंगद ने किया है। गुरु लिपि किसने आरंभ किया है, प्रारंभ किया है? गुरु अंगद ने किया है। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास होते हैं। 1552 से 1574 के काल में गुरु अमरदास हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित करवाया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंद छाल जाकर भेंट की और गुरु की जो पुत्री थी बीबी भानी को कई गांव दान दिए थे। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति भी करवाई। बीबी के पति रामदास सिखों के चौथे गुरु हुए। रामदास कौन है? सिखों के चौथे गुरु होते हैं। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की भी स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार उन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया। इस प्रकार किसने? गुरु रामदास ने गुरु पद को पैतृक बना दिया। फिर देखेंगे गुरु अर्जन देव सिखों के 5वें गुरु होते हैं। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की है। ये क्वेश्चन पूछा है कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जुन। इसमें गुरु नानक की प्रेरणा पद, प्रार्थना और उसके गीत संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव, रैदास की रचनाओं का भी सम्मिलन किया गया है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय में मध्य में हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया है। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन को मरवा देते हैं। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद होते हैं। इन्होंने सिखों के सैन्य संगठन के रूप में सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर को सिंहासन का निर्माण करवाया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर को किलेबंद करवा दिया। फिर देखेंगे सिखों के 7वें गुरु हर राय हुए। इन्होंने दारा शिकोह को मिलने पर आशीर्वाद दिया था। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन 1661 से 64 ईस्वी हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो जाती है। 8वें गुरु हैं हरकिशन, याद रखेंगे। इन्होंने दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर होते हैं। 64 से 75 तक इसका कार्यकाल रहता है। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इसने वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारे के निकट मरवा दिया था। सिखों के 10वें गुरु, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह 1775 से 1708 1675 से 1708 ईस्वी तक हुए। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ, इसलिए ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। फिर देखेंगे गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थल पाओती था। गुरु गोविंद सिंह का जो निवास स्थल था, याद रखेंगे, आनंदपुर साहिब, कार्यस्थल पाओती था। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे हैं। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। 1699 में वैशाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने भी करवाते हैं। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह करवाते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथों को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां पठान ने कर देते हैं। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान कर देते हैं। बंदा बहादुर इनका जन्म 1670 में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज इसके राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए उन्हें लोहगढ़ की राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के भी चलवाए। बंदा बहादुर
बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फारूक शेर के आदेश पर 1716 में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत का घाट उतार दिया था। लिखेंगे शहादरा कत्लगढ़ी। शारदा कत्लगढ़ी में मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख के कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए थे। सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। 1748 ईस्वी में नवाब करपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों को दल खालसा में विलय हो जाता है। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा गया। मिसल अरबी शब्द है जिसका अर्थ सामान होता है। रंजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल के प्रमुख स्थान दिया था। 1798 से 59 में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि होती है। 1809 में चार्ल्स मेटकाफ को भारत का प्रेस मुक्तिदाता कहा जाता है। रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था। ये सूबे थे पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह का विदेशी मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर फ़कीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर दीनानाथ था। 7 जून 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों और सिखों के बीच हुई संधि लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी में होती है। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1806 ईस्वी को होती है। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेज सेना का प्रवार पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 इसको महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह से पराजित होते हैं। लॉर्ड डलहौजी 19 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेज़ों के राज्य में कर लेते हैं। महाराजा दिलीप सिंह 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज देते हैं। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया जाता है। कंपनी के अधीन गवर्नर, ये बहुत बेनिफिशियल टॉपिक्स है, पॉइंट्स है। पहला ही क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। रॉबर्ट क्लाइव काल कब होता है? 1757 से 1760 और एक बार फिर बनते हैं 1765 से 1767 के ड्यूरेशन में। इसने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की, ड्यूअल रूल को स्थापना करते हैं, शासन करते हैं। फिर कहते हैं जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाबों के हाथों में थी। सारा जो मेन काम करते थे, राजस्व लेना, सैनिक का संरक्षण देना, विदेशी मामले को देखना, ये अंग्रेज़ करते थे। शासन नवाब को छोड़ दिया था। बताइए, शासन करना नहीं सीखे, शासन नहीं लिए। मुगल शाह सम्राट शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद की संधि 1765 के द्वारा कंपनी को संरक्षण में लिया। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया। यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में लिया गया। इस संधि के तहत कंपनी को देश के राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया। यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। रॉबर्ट क्लाइव, ये भी देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र में 2 उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा शिताब राय को नियुक्त किया। अन्य गवर्नर देखें, बेरेलास 1767 से 69, फिर बोलेंगे कार्टियर 1769 से 72, वारेन हेस्टिंग 1772 से 74, ये मुख्य गवर्नर रहे। इसका ड्यूरेशन में कुछ खास काम नहीं है, इसलिए लुसेंट ने उसको
सिर्फ टाइम ड्यूरेशन दे करके पॉइंट बना के रख दिया। कंपनी के अधीन कुछ गवर्नर को देख लें कि रेगुलेटिंग एक्ट जो होता है 1773 के अनुसार, रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए निर्धारित हुआ। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हुए। प्रथम गवर्नर जनरल कौन होते हैं? वारेन हेस्टिंग। 1774 से 85 तक इसका ड्यूरेशन रहा। वारेन हेस्टिंग 1750 में कंपनी के एल क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर और कंपनी का गवर्नर जनरल बन गया। एक क्लर्क के रूप में आए थे, अब देखिए गवर्नर जनरल बन गए। वारेन हेस्टिंग की बात करें 1774 से 1785 इसका कार्यकाल रहा। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता ले आया। 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी अदालत, दीवानी अदालत की स्थापना की। फौजदारी अदालत सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी, जबकि नाजिम द्वारा नियुक्त दारोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्ट्रेट मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य राय रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नाइब निज़ाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। दीवानी मुकदमा में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया गया। वारेन हेस्टिंग ने दोनों नवाब, उपनवाब मोहम्मद रजा खां तथा शताब्दी आरा को पद से हटा देते हैं। पद से हटा दिया कौन? वारेन हेस्टिंग पद से रिजाइन दिलवा देते हैं। हेस्टिंग ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उनके संरक्षण नियुक्त किया। हेस्टिंग ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी को उसका संरक्षण नियुक्त किया। 1775 में मुन्नी बेगम खां को हटा करके मोहम्मद रजा खां का नेतृत्व संरक्षण नियुक्त किया गया। 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ। इसने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसी के एक समय में 1872 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। याद रखेंगे BHU कि बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय, BHU का तो मदन मोहन मालवीय किया है, जोनाथन डंकन ने किया है। विलियम विल्किंस ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। इसी के समय में सर विलियम जोन्स 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है BPSC में। और 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया विलियम जोन्स ने। 1804 में बम्बई में एक एशियाटिक सोसाइटी, 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना होती है। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन भी बंद करवा देते हैं। इसी के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट का प्रकाशन किया है। फिर देखेंगे नेक्स्ट, इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता शहर का मुकदमा तब भी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे था, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सजा दिलवा दी थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में वारेन हेस्टिंग के समय ही लड़े गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध साल बाई की संधि और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुए।
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में वारेन हेस्टिंग के समय ही पारित किया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में वारेन हेस्टिंग इस टाइम में गवर्नर थे। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी स्थापना की गई है। हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय राय रायन की नियुक्ति की। भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र रजा वल्लभ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफे देकर जब वारेन हेस्टिंग फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उस पर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। 1786 में हेस्टिंग के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सारिस्तादार की नियुक्ति की गई थी, जिसका कार्य सभी कानूनगो के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग ऑफ फेरेंस वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। अब चलेंगे सर जॉन मैकफरसन, ये अस्थायी गवर्नर नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस से क्वेश्चन बनता है। इसके समय में जिले के समस्त अधिकारी कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे। सारे अधिकार जितने भी राइट्स से कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया। इसने भारतीय न्यायाधीशों की युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त करके उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। 1793 में एक विनिमय के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया और वह संग्रहकर्ता बन गया। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदार को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया था। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। जिला पुलिस थाना की स्थापना कर दारोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। तो दारोगा आता है, वर्ड कहाँ पर आता है, वो कॉर्नवालिस के शासनकाल में। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदारी, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीर या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। भारत के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ज़्यादा ऊपर वाला पोस्ट नहीं दिया जाता था। अब देखिएगा 1793 में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लागू करेगी, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% यानी 10/11 भाग कंपनी को तथा 10% अपने पास रखना होता था जमींदारों को। अस्थाई बंदोबस्त की योजना सर जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास उत्तरी जिलों में लागू की गई। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र था। याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त की जो प्लानिंग है जॉन शोर ने बनाई थी। फिर देखेंगे भू राजस्व वसूलने की अन्य 2 व्यवस्थाएं रैयतवारी और महलवारी थी। रैयतवारी से बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवारी कहते हैं। रैयतवारी किसानों के साथ किया गया था। रैयत का मतलब होता है किसान। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई थी, 51% लैंड इसमें आए थे। 1792 में रैयतवारी व्यवस्था बारामल जिले में पहली बार कर्नल रीड के द्वारा लागू की गई। 1820 में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। किसको? मुनरो को। फिर आगे देखेंगे 1825 में यह व्यवस्था बम्बई में लागू कर दी गई तथा 1858 तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई थी। इस व्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं। सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया का वर्ग नहीं था। किसान डायरेक्ट होते थे और सरकार होते थे। भूमि का स्वामित्व किसानों को दे दिया गया था, जिससे भूमि का विक्रय कर सकते थे और गिरवी भी रख सकते थे। लगान की अदायगी ना होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने के लिए व्यवस्था थी। राजस्व के रूप में किसानों के उपज का 1/2 भाग देना होता था, जो धन के रूप में देना होता था। और देखेंगे महलवारी व्यवस्था। महलवारी व्यवस्था, महल शब्द से तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया। इसमें किसान नहीं आए, बल्कि गांव या जागीरदार का जो मुखिया
लंबरदार को राजस्व वसूल का अधिकार बनाया गया। 1922 में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग, तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। इस व्यवस्था का जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैकेंजी, महालवाड़ी। 1833 में मार्टिन बर्ड, जेम्स टॉमसन बंदोबस्त में यह अपने अच्छे रूप में सामने आई। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान का उत्पादन 2/3 भाग तथा बाद में इसे घटा करके 1/2 यानी 50% कर दिया। अब भू राजस्व संग्रह की सपोज बात करें, क्षेत्रफल में जमींदारी दो क्षेत्रफल 19% में फैली, रैयतवाड़ी 51% और महालवाड़ी 30%। आपको देखे होंगे कि रैयतवाड़ी किसान से थे तो किसान ज़्यादा भाग दिए इस क्षेत्र में फैला। इसमें पक्ष कौन थे? तो जमींदार पक्ष होते थे जमींदारी में, और रैयतवाड़ी में रैयत का मतलब होता है मीन्स होता है किसान, तो किसमें किसान, इसमें लंबदार या मुखिया होता था महालवाड़ी में। योजना के इसको जमींदारी पर लाने वाले थे, योजनाकार थे लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर। ये है टॉमस रो, ये टॉमस हैं, लॉर्ड टॉमस याद रखेंगे, रीड टॉमस या टॉमस होल्ट। उसके बाद फिर महालवाड़ी का जो है मैकेंजी याद रखेंगे, टॉमस होल्ट इसका दिया है, रैयतवाड़ी का टॉमस होल्ट। नेक्स्ट देखेंगे, कॉर्नवालिस को भारत का नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है कॉर्नवालिस को। सर जॉन शोर की बात करें, इन्होंने ही को उपस्थित परमानेंट सेटलमेंट का यही लाए थे। हस्तक्षेप की नीति अपनाई। कौन सा नीति? हस्तक्षेप की नीति। 1793 का जो है चार्टर एक्ट था, अवध के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप, इलाहाबाद की कंपनी में साम्राज्य में विलय। फिर देखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली 98 से 1805, इसने सहायक पद्धति की शुरुआत की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली के पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भी कर चुके थे। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 में सबसे पहले सहायक संधि कौन? हैदराबाद का निजामी स्वीकारा है। उसके बाद मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में और अवध 1801 में। पेशवा दिसंबर 1802 में करते हैं, बरार और भोसले दिसंबर 1803 में करते हैं, सिंधिया 1804 में सहायक संधि एक्सेप्ट करते हैं। अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर हैं। फिर देखेंगे इंदौर ने होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं थी। इंदौर के जो होलकर थे उन्होंने सहायक संधि को एक्सेप्ट नहीं किया। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है, कौन से? इंदौर के जो होलकर्स थे। टीपू सुल्तान चौथे अंगल मैसूर युद्ध में मारा गया था, ये आपको बता दिए थे जब मैसूर का युद्ध में देखे थे। इसी ने 1800 में कलकत्ता में नागरिक सेवा के लिए भर्ती के लिए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। 1854 तक अंग्रेज़ों को भारतीय भाषा में शिक्षा देने के लिए बात चलता रहा। 1854 में एक वुड स्पैच की नीति भी आती है। 1806 में भारत में भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड हेलबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां 9 युवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। ये स्वयं को बंगाल का शेर कहते थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु इसकी मृत्यु हो गई। अब देखेंगे सर जॉर्ज वार्लो का। जॉर्ज वार्लो 1805 से 7 तक इसका कार्यकाल रहा। 1806 में जो वेल्लोर की लड़ाई हुई, ये भी क्वेश्चन पूछा, वेल्लोर का जो युद्ध सिपाही विद्रोह हुआ इसी के काल में हुआ। जॉर्ज वार्लो, वॉसे वेल्लोर याद रखेंगे, वॉसे वेल्लोर क्या? सिपाही विद्रोह। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13 तक इसका कार्यकाल रहा। इसके काल में रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच 25 अप्रैल 1809 को एक अमृतसर की संधि होती है। इसको जो मध्यस्थता करने वाले हैं चार्ल्स मेटकाफ होते हैं, जिसको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ है, क्योंकि मिंटो है 1813 तक। लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें तो इसके समय में अंगल नेपाल का युद्ध होता है। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा आत्मसमर्पण करते हैं। मार्च 1816 में अंग्रेज और गोरखों के बीच संगोली का युद्ध, एसएससी का क्वेश्चन है, संगोली का युद्ध 1816 में होता है कि अंगल नेपाल युद्ध का अंत हो जाता है। इसी के समय पिंडारियों का दमन। पिंडारियों के प्रमुख नेता वासिल मोहम्मद चीतू और करीम खां थे। इसका दमन करना शुरू कर देता है। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट करते हैं। तो कौन काम करते हैं? ये करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग मराठों की शक्ति को अंत कर देते हैं। फिर देखें
इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर प्रेस का मार्गदर्शक नियम बनाए। इसी के समय 1822 का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। लॉर्ड एमहर्स्ट, इसका कार्यकाल लॉर्ड एमहर्स्ट का 1823 से 28 तक चलता है। इसके समय में प्रथम बंगाल बर्मा युद्ध 1824 से 26 तक लड़ा गया। 1826 में बर्मा और अंग्रेज़ों के बीच यानडुप की संधि होती है 1826 में। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह होता है। याद रखेंगे, बैरकपुर का जो सैन्य विद्रोह होता है 1824 में होता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इससे क्वेश्चन बनता है। 1803 में ये मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1806 में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बलिया न पहनने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। एक वार्लो के टाइम में किया था, इसके भी टाइम कह रहा है विलियम बेंटिक के काल में। 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर बना दिया जाता है। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बनते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बनते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। 1774 से 85 इसका काल है। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के विधवाओं को सती होने का अवैध घोषित कर दिया गया। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। बेंटिक ने कर्नल सलीमेन की सहायता से 1803 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठगी प्रथा को वे ठग देवी काली की पूजा करते थे। ठग कौन होते थे? देवी काली की पूजा करते थे। देवी काली की ठग कैप्टन सलीमेन। नेक्स्ट देखेंगे कि सन 1835 में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। इसी के समय में काली की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया जाता है। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया है। बेंटिक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लेते हैं। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया गया। इसके समय ही भारत को प्रदान किया गया उच्च पद सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपया तनख्वाह मिलती थी। इसके देखिए बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। इसी के समय में 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी कंपनी को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। इसने शिशु बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया। चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36, इसमें एक ही बात याद रखेंगे, अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। फिर देखेंगे लॉर्ड ऑकलैंड को। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 तक इसका कार्यकाल रहा। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1839 में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत भी करवाया, जीटी रोड का। इसी के समय भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति भी ब्रिटिश संसद में प्रदान की गई। लॉर्ड एलनबरो की बात करें 1842 से 44 तक इसका कार्यकाल रहा। इसने अंग्ल अफगान युद्ध को समाप्त किया। सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है वो अफगानी तूफान की पूंछ थी। सिंध विजय क्या थी? अफगानी तूफान की पूंछ थी। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय हुआ 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। रविवार की जो छुट्टी की शुरुआत होती है 1843 से शुरू होती है, अब तक चली आ रही है। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48 तक इसका कार्यकाल रहा। इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम अंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में। इसमें अंग्रेज विजय होते हैं। इसे नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। डलहौजी की बात करें तो देखिएगा 1848 से 56 में दूसरा अंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 तक। पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 19 मार्च 1849 तक। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा विक्टोरिया को भेज दिया गया। दूसरा अंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 ईस्वी को अनिर्णित रहा। दूसरा चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को, इसका भी निर्णय अनिर्णित है, कुछ नहीं है। तीसरा युद्ध गुजरात चिनाब नदी के किनारे नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 को हुआ, जिसमें सिख बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। दूसरा अंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी को
लोअर बर्मा और पीगू अंग्रेज़ों के राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज़ डॉक्टरों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा करके 1850 में उस पर अधिकार कर लेते हैं। 1852 में एक इनाम कमीशन की भी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमि रहित जागीरों को पता करके उन्हें छीनना था। भूमि कर रहित किसान जागीरदारों का। डलहौजी का शासनकाल को व्यपगत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में कई क्षेत्र विलय किए गए। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा विलय हुआ? सतारा 1858 में, 1848 में जैतपुर बुंदेलखंड, संभलपुर उड़ीसा 1849 में, बघाट हिमाचल प्रदेश 1850 में, उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 में, झांसी 1853 में, फिर देखेंगे नागपुर 1854 में। फिर से एक बार देखिएगा, थोड़ा सा कुछ मिस हो गया होगा। सतारा 1848 में, जैतपुर बुंदेलखंड संभलपुर उड़ीसा 1859 में, बघाट 1850 में, उदयपुर मध्य प्रदेश का 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में। 1854 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। 18वीं शताब्दी का अवध का राज्य का संस्थापक सादत खां था, ये हम आपको पहले ही बताए हैं। 1856 में इसने तोप खाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर एक्ट, प्रमुख नगरों की सरकारी कॉलेजों में तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 में तीन प्रेसिडेंसियों में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा का निदेशक नियुक्त किया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के काल में भारत में 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेल चलाई गई थी। सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने सन 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय में 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। डाक व्यवस्था, फिर रेलवे को चलाना इसी के काल में होता है। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाते हैं। डलहौजी 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया जाता है और 1853 से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसकी उम्र सीमा 1833 वर्ष रखी गई थी। सत्येंद्र नाथ टैगोर, इससे क्वेश्चन बना है कि पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित सफलता प्राप्त की थी। 1922 ईस्वी में इलाहाबाद, भारत और लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवाओं की परीक्षा का आयोजन होने लगा था। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया है। अब देखेंगे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक इसका कार्यकाल है। यह भारत में कंपनी द्वारा अंतिम गवर्नर जनरल था तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इसके समय में ही सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 का विद्रोह था। इस विद्रोह का बाद प्रशासनिक सुधार के लिए भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया। ये क्वेश्चन पूछा है कि 1857 की जो घटना है इसके समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट देखेंगे, कैनिंग ने के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम लाया गया, जिसके अनुसार पुराने सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की, जिसे 1857 में इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से आज भी जानते हैं। कैनिंग के समय में ही 1856 में पुनर्विवाह अधिनियम, ये क्वेश्चन पूछे 1856 में आता है, स्वतंत्र रूप से लागू कर देता है। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा की देखरेख में संपन्न हुआ है। 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।
1857 में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। महालेखा परीक्षक का पद सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया जाता है 1858 में। महारानी का काल 1858 से 1947 तक चलता है। थोड़ा माफ़ करिएगा। मैकाले द्वारा प्रारूपीय दंड संहिता को 1858 में कानून बना दिया गया तथा 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यवगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य की विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। कौन? लॉर्ड डलहौजी लाया था। कौन? डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का समाप्त कौन करते हैं? फिर देखेंगे, फिर 1861 में इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट पारित होता है तथा पोर्टफोलियो का प्रणाली भी लाते हैं 1861 में। नेक्स्ट देखेंगे एल्गिन को, 1862 से 63 इसका कार्यकाल है। लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863 तक इसने वहाबी आंदोलन का दमन किया। 1863 में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो जाती है। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 69 तक इसका कार्यकाल रहा। 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। अफगानिस्तान के संबंध में इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं, जिसे शानदार निष्क्रियता का नाम से जाना जाता है। इसी के समय उड़ीसा में सन 1866 में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868-69 में भीषण अकाल पड़ा। इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। सन 1865 में इसके द्वारा भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ की सेवा शुरू की जाती है सन 1865 में। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 इससे क्वेश्चन बना है। एक अफगान शासक जिसका नाम था शेर अली अफरीदी 8 फरवरी 1872 को चाकू मारकर इसकी हत्या कर देते हैं। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। ये कहाँ पे है? अजमेर में है। इसने सन 1872 में कृषि विभाग की भी स्थापना की। भारत में अंग्रेज़ों के समय प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में ही हुआ, कार्यकाल में ही हुआ, याद रखेंगे, इस क्वेश्चन बहुत पूछा है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 इसका कार्यकाल है। इसके समय बंगाल का भयानक अकाल पड़ा। इसने बड़ौदा के महाराव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया गया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध कूक आंदोलन इसी के समय हुआ। पंजाब का कौन से नेता थे? भगत जवाहर सिंह। फिर देखेंगे इसी के समय सुएज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार वृद्धि होती है। लॉर्ड लिटन यह प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक, साहित्यकार था। साहित्य अवकाश में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ते हैं। लिटन ने रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में 1878 में अकाल आयोग की नियुक्ति की। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करते हैं और दिल्ली दरबार का आयोजन भी किया जाता है। मार्च 1878 में लिटन ने भारतीय समाचार अधिनियम वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया जाता है। भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो उसे सरकार प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। पायनियर अखबार ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। इसी के समय में 1878 को भारतीय सशस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत सशस्त्र रखने का और व्यापार करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य बना दिया था। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं के प्रवेश की अधिकतम आयु 21 से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया था। 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी। 1859 में 22 वर्ष कर दी। 1876 में 21 वर्ष कर दिया गया। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है कि लॉर्ड लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य विश्वविद्यालय की स्थापना की 1875 में।
लॉर्ड रिपन 1880 से 84 कार्यकाल रहा। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। बीबीसी क्वेश्चन ने इसने स्थानीय स्वशासन शुरुआत की थी। 18 मई 1882 को इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया गया, जिसका आधार पर विभिन्न प्रांतों 1883 से 85 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून भी बनाए। इसके समय में ही भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष में अंतराल में जनगणना की जाती है। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताना को शामिल नहीं किया गया था, नहीं जोड़ा गया था। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में मेयो के कार्यकाल में, परंतु संपूर्ण भागों में प्रतिनिधित्व नहीं किया गया। लगभग 20% भारत के भाग में छूट गया था। ये मेयो के काल में हुआ था। रिपन के द्वारा ही सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। 7 वर्ष से कम बच्चों को काम करने की प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य किया जाना प्रतिबंध किया गया। ये एक्ट चाय, कॉफ़ी, नील की खेती पर लागू नहीं होता था। रिपन के समय में शैक्षणिक सुधार के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग गठन किया जाता है। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों के मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में एक विद्रोह श्वेत विद्रोह, व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है, संज्ञा दिया जाता है भारत का उद्धार करने वाला लॉर्ड रिपन को, क्योंकि 1878 में जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था उसको समाप्त कर दिया था। लॉर्ड डफरिंग से क्वेश्चन बनता है कि इसके समय में महत्वपूर्ण घटना यह थी कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के कारण में हुई थी। डफर था। इसके समय में नेतृत्व आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 हुआ और बर्मा का अंतिम वर्ष में अंग्रेजी में मिला लिया गया अंतिम रूप से। इसी के समय बंगाल के टेरेंसी एक्ट, अवध का टेरेंसी एक्ट तथा पंजाब का टेरेंसी एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड लैंसडाउन देखिए भारत और अफगान के मध्य एक सीमा रेखा जिसे कहते हैं डुरंड लाइन का निर्धारण हुआ। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटा से अधिक काम करना प्रतिबंधित कर दिया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था की गई। रविवार की छुट्टी 1843 से की गई। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की बात करें, भारत को तलवार पे इसका कथन है, क्या कथन है, भारत को तलवार पर विजित किया गया था और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन लॉर्ड एल्गिन दूसरा का है। 1895 से 98 के मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में भयंकर आकार पड़ा इसके काल में। लॉर्ड कर्जन, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1899 में कर्जन ने भारत की टंकन और पुत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेज स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानून मुद्रा घोषित कर देते हैं। शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। कर्जन ने सन 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, थॉमस रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, 1902 में सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग, सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। इसलिए लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल का है वो आयोगों का कार्यकाल, बहुत सारे आयोग बनाए इसीलिए आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। इसने सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया और सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज भी खोले। प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इसने कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। कर्जन के समय 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज दर पर रुपया कर्ज की व्यवस्था की गई। इसने कृषि बैंक भी खुलवाए। 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की भी नियुक्ति की। इसी के समय 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान केंद्र खोली गई। फिर देखेंगे
अगर पूछा ये मुजफ्फरपुर बिहार में भी है। कर्जन के समय एक पूछा, कर्जन के समय ही पहली बार प्रत्येक प्रांत पर केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्जन के समय किचनर परीक्षण को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ावा दिया गया। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। फिर देखेंगे कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 का बंगाल विभाजन। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा किया गया, शिमला में की गई और इसका रूप प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना लागू किया गया। 16 अक्टूबर को बंगाल 2 प्रांतों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल में असम प्रांत, दूसरा पश्चिमी बंगाल में पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका बनाया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर को बनाया गया था, जो पुलिस विभाग के अध्यक्ष थे पहले। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी की सैनिकों के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिससे सचिव से किचनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया। लॉर्ड मिंटो दूसरा की बात करें, 1905 से 1910 तक इसका कार्यकाल रहा। इसी के समय आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। किसके काल था? लॉर्ड मिंटो दूसरा का। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। इसके शासनकाल में 1907 में आंग्ल एवं रूसी प्रतिमंडल के बीच एक बैठक होती है। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा पारित किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉर्ड हार्डिंग दूसरा की बात करें, इसके समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज फिफ्थ भारत आते हैं। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है। यहाँ पहली बार बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की जाती है और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की जाती है। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। घोषणा 1911 में, प्रभावी 1912 में होती है। ये क्वेश्चन पूछा है टीचर के एग्जाम में बीपीएससी। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई। इसी के समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बम्बई क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप का प्रकाशन किया। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति भी नियुक्त किया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 इसका कार्यकाल रहा। कलकत्ता में लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग का साथ समझौता हुआ। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई। इसी के काल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किया गया। 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। लोक सेवा की परीक्षा कैलेंडर और भारत में एक साथ कराने की संतुष्टि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा की गई थी। इसी के काल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। फिर खिलाफत आंदोलन और गांधी जी के बीच असहयोग आंदोलन इसी के समय भी प्रारंभ होता है। तीसरा अफगान युद्ध भी इसी के समय प्रारंभ होता है। लॉर्ड रीडिंग 1921 में मोपला विद्रोह लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में होता है। मोपला विद्रोह केरल में होता है। ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। 1921 में एम.एन. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं 1921 ईस्वी में। फिर देखेंगे नेक्स्ट, इसके कार्यकाल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 ईस्वी में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का भी आयोजन किया गया। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरा चोरी की घटना होती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। भारत में 1922 ईस्वी में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत होती है। 1922 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1923 ईस्वी में चुनाव में इस दल के संबंध में प्रांत में बंगाल पूर्ण बहुमत मिला है। 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाज राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी जाती है। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 तक 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को पहुंचते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले
भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में बम फेंकते हैं। लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की। भूख हड़ताल में 64वें दिन 13 सितंबर 1929 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो जाती है। भूख हड़ताल का कारण भारत और अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेद था। भारत के और अंग्रेज़ के जो कैदी थे। 1929 में, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। ये नेहरू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था लाहौर अधिवेशन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया और 25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त उन्हें रिहा कर दिया गया। 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने शामिल नहीं हुआ, शामिल दूसरा सम्मेलन में होता है। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर होता है और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाता है। 11 सूत्री मांग थी। लॉर्ड वेलिंगटन 31 से 36 माफ़ करिएगा। इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों और हिंदुओं को अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण अनशन उपवास प्रारंभ कर दिया। अंत में एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता कहा जाता 1932 में, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों की ही सीटों का आरक्षण दिया गया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 17 नवंबर से 24 सितंबर 2032 तक लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। कांग्रेस में इसमें भाग नहीं लेते हैं क्योंकि दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें संतुष्टि नहीं मिली थी। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में पास किया गया। इसी के तहत म्यांमार को अलग कर दिया गया भारत से। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943। इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, सीमांत प्रांत, असम में अपनी सरकारें बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली। ये बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। नेक्स्ट देखेंगे 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे युद्ध में भारत को झोंक दिया जाता है। भारत ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, न कोई भाई न कोई पाई, और इसे अपने द्वारा शांति प्रांतों में सभी मंत्रिमंडलों से इस्तीफा दिया जाता है क्योंकि युद्ध में धकेल दिया जाता है। इस समय जो है दूसरा विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं विंस्टन चर्चिल होते हैं। विंस्टन चर्चिल 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, एक नई पार्टी बना लेते हैं। मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। फिर खलीकुज़्ज़मा ने उसका समर्थन किया था। लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। प्रस्ताव का स्वरूप सिकंदर हयात ने रखा था, फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था, खलीकुज़्ज़मा ने उसका समर्थन किया था। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेज़ों के लिए लाया गया। मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आता है। अंग्रेज़ और मुस्लिम लीग दोनों क्रिप्स प्रस्ताव पर अस्वीकृति दिखाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार होते हैं। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। लॉर्ड वेवेल 1944 से 47 तक। वायसराय वेवेल 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया।
गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि वे शिमला में उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा। वेवेल ने 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन के विफलता की घोषणा कर देते हैं। 1945 इसमें ये बीपीएससी क्वेश्चन है। क्लेमेंट इटली की अध्यक्षता में लेबर पार्टी की सरकार द्वारा एक प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाया था। दिसंबर 1945 इसमें घोषित चुनाव परिणाम केंद्रीय विधानसभा का तथा प्रांतीय विधान मंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिले। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस का बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिलता है। मुस्लिम लीग को बंगाल तथा सिंध में बहुमत मिला। पंजाब में कांग्रेस, अकालियों और यूनियनिस्ट पार्टी का साझा सरकार बनी। कैबिनेट मिशन, ये क्वेश्चन पूछा 1946 ईस्वी में भारत आता है कैबिनेट मिशन। इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। हम इसको अच्छा से मॉडर्न हिस्ट्री वाला कराए। मॉडर्न हिस्ट्री का वाईसीटी का बुक देख लीजिए, बहुत अच्छा हेल्पफुल है। इसमें ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंटेशन किया गया, बहुत अच्छा है। 20 फरवरी 1947 इसमें प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट इटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की कि जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। 1948 तक। फिर देखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन इसको कहा जाता है कि ये भारतीय अंग्रेज अंतिम वायसराय थे। अंग्रेज सत्ता हस्तांतरण के समय 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बना गया। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित, इसमें भारत विभाजन शामिल था। माउंटबेटन योजना। फिर देखेंगे माउंटबेटन योजना 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। फिर से पढ़ देते हैं। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। 18 जुलाई को स्वीकृति मिलता है। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा होती है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश के थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेंगे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए हैं। कुछ विद्रोह, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह है, एक पॉइंट वाइज में इसको देख लेते हैं। सन्यासी विद्रोह कहाँ होता है? बंगाल और बिहार का क्षेत्र है। इसके नेता के न सरकार दिलजी नारायण है। 1760 से 1800 के बीच इसका टाइम ड्यूरेशन है। फ़कीर विद्रोह ये बंगाल में होता है। मजनून शाह चिराग अली इसके नेता होते हैं। 1776 से 1777 इसका कार्यकाल रहता है। पहाड़िया विद्रोह बिहार बंगाल का क्षेत्र में होता है। तिलका मांझी इसके नेता होते हैं। 1769 इसका टाइम रहता है। चुआरी विद्रोह बांकुरा बंगाल में। करनागर की रानी शिरोमणि बहादुर सिंह 1798 में घटती है। चेरो विद्रोह ये क्वेश्चन पूछा है झारखंड में। भूषण सिंह ये 1800 में 1795 से 1800 में हुई है। पालीगढ़ का विद्रोह तमिलनाडु में। पीवी कट्टावामन 1799 से 1801 के बीच। वेलाटाम्पी विद्रोह त्रावणकोर। वेलाटाम्पी का विद्रोह त्रावणकोर में। मेलुथाम्पी 1808 से 1809 के बीच। भेल विद्रोह पश्चिमी घाट सेवाराम 1825 से 31 के बीच। रामोसी का विद्रोह बीपीएससी क्वेश्चन पूछा पश्चिमी घाट में होता है। चित्तर सिंह उसके नेता होते हैं 1822 से 1829 के बीच। पागलपंथी का विद्रोह असम में होता है। टीपू सिंह नेता रहते हैं 1825 से 27 के बीच। अहोम विद्रोह असम में होता है। गोमधर कुंवर सिंह इसके नेता होते हैं 1858 में। फिर वहाबी आंदोलन जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच, इसके नेता रहते हैं सैयद अहमद तुतीमीर 1831 ईस्वी में। कोल आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है। गोमधर कुंवर इसके नेता होते हैं 1831 से 32 के काल में। भूमिज विद्रोह झारखंड में होता है। गंगा नारायण हंगामा और 1832 ईस्वी में। खासी विद्रोह असम में होता है। तीरथ सिंह इसके नेता होते हैं 1833 में। कंध विद्रोह उड़ीसा में होता है। चक्र बिसोई इसके नेता होते हैं 1837 ईस्वी में। फरैजी विद्रोह ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, बंगाल में होता है। शरीयतुल्लाह टीटू मियां और 1838 से 48 के बीच। नील विद्रोह बंगाल बिहार के क्षेत्र में। तिरु सिंह इसके नेता होते हैं 1854 से 1862 के बीच में। संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार में। सिद्धू कान्हू
1855 से 56, ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। मुंडा विद्रोह 18 बंगाल में होता है, बिरसा मुंडा 1899 से 1900 के बीच। पाइक विद्रोह उड़ीसा में होता है, बख्शी जगबंधु 1817 से 1828 के बीच। नील आंदोलन बंगाल में होता है, इसके नेता दिगंबर होते हैं 1859 से 60 के बीच। पावना विद्रोह, पावना बंगाल का क्षेत्र है, यहीं प्रभावित था, ये ईश्वर चंद्र राय और शंभूपाल 1873 से 76 में। दक्कन का विद्रोह महाराष्ट्र में होता है 1874 से 75 में। मोपला विद्रोह बीपीएससी क्वेश्चन हो जाए, केरल में है, अली मुसलियाल के नेतृत्व में 1920 से 22 में। फिर देखेंगे कुका आंदोलन पंजाब में होता है, भगत जवाहर में नॉर्थ बुरु के काल में होता है। रंपा का विद्रोह, रंपा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र प्रभावित रहता है, सीताराम राजू इसके नेता होते हैं 1869 से 22 में। ताना भगत आंदोलन जो है बिहार का क्षेत्र प्रभावित होता है, जतरा भगत इसके नेता होते हैं और 1914 में घटती है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होता है। तेभागा आंदोलन कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह इसके नेता होते हैं 1946 ईस्वी में। तेलंगाना जो आंदोलन है इस आंध्र प्रदेश प्रभावित होता है 1946 ईस्वी में। तो ये यहाँ तक था, आपको हमने बता दिया इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब हम इसको दूसरा वीडियो में बताएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। 10 लाइन और है, इसको देख लेंगे, तब हम लोग दूसरा वीडियो में 1857 से पढ़ेंगे। तिलका मांझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड को 1784 में तीर और धनुष से जख्मी कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण उसे गिरफ्तार कर 1785 में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटका कर फांसी दे दी गई थी। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो दामन कोही के नाम से जाना जाता था, संथाल बहुल क्षेत्र था। गैर आदिवासी एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर यहाँ संथालों ने अपने आप को संगठित कर लिया। संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य भगनाडीह गांव के चूरू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। जुलाई 1855 में संथाल विद्रोह हुआ। सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ दीसी नामक स्थान पर अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को पलामू जिले के तम्हाड़ के निकट उलिहुत नामक गांव में हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित कर देते हैं। 1895 में उड़ीसा के कंध आदिवासियों के बीच मारिया प्रथा, मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। कहाँ पर? उड़ीसा में। मारिया प्रथा उड़ीसा। भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 में अंग्रेज़ों का कड़ाई का सामना किया। बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 में इसकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम 1857 की महान क्रांति का दूसरे पार्ट में लाएंगे, पार्ट 2 में मॉडर्न हिस्ट्री का, लुसेंटे का। अगर यहाँ तक आपका वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे वीडियो चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक बने रहिए, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। टिल बाय बाय, टिल थैंक यू। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।